सबसे पहले इन पे ध्यान देना है, इनको समझना है। ठीक है, पढ़ना है क्या वो सब कुछ तुम लोग बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें रजिस्टर में क्या पढ़ोगे इस चांस ही नहीं है। हाँ, तो वैसे मैप लिखा होगा मैंने, मुझे तुम्हें क्या सिखाना है इसमें, फेजर डायग्राम ये क्या चीज है वो सुनना शांति से, आज बस शांति से चीजों को समाते रहना। तुम लोगों की तो कल छुट्टी नहीं है ना, हमारे यहाँ तो फोर्थ सैटरडे जैसा कुछ होता ही नहीं है इसलिए। हाँ, कुछ मंदिर में होती शायद आखिरी दिन की, महीने के आखिरी दिन पे हाफ डे, हमारे वो भी नहीं होता लगे अब। मैं उस हाफ डे के बहुत खिलाफ था। महीने के आखिरी दिन ऐसे हाफ डे देते हैं जैसे हम कुछ सब्जी वाले हैं, महीने की आखिरी तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी, स्कूल छुट्टी कर देते थे मंदिर की। ठीक है, तो मतलब कल का समय सबके लिए सेम है, इसका मतलब सब लोग स्कूल जाएंगे बाकी के, इस वजह से। ठीक है, सभी लोग टॉपिक डालेंगे। एसी करंट टू रजिस्टर। ठीक है, और मैं बिल्कुल शांति से लहजे से काटूंगा बातों को, मतलब मैं अबड़ तबड़ में नहीं लिखूंगा, तो मैं शब्दों को शांति से रख रहा हूँ। तो बस एक ही चीज चाहिए, लॉन्ग टर्म फोकस, लंबे समय तक ध्यान को केंद्रित करें इस जगह पर, इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। फोकस, ब्रिलियंट फोकस रखें। पहले रजिस्टर पढ़ोगे, आसान लगेगा, मजे आ जाएंगे। फिर अगला पढ़ोगे, उसका अगला पढ़ोगे, तो मैं तीनों चीजों में बहुत तगड़ी तगड़ी बात समझ में आएंगी। पहले टॉपिक है एसी करंट टू रजिस्टर, अगला होगा एसी थ्रू इंडक्टर, उससे अगला होगा एसी थ्रू कैपेसिटर। ऐसे ये तीन मेन टॉपिक है, तीनों को समझना। सबसे पहली काम की बात है कि अपने पास में तुम्हें जो भी बनाना है पहले सुनो कैसे लिखेंगे। सभी लोग यहाँ पर ऐसे करके डायग्राम बनाओगे, ये एसी करंट का सिंबल है, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर तो ऐसे करके लगा दो ये आर नाम का रजिस्टर। पहले हम लोग किसी भी तार में क्या देते हैं, वोल्ट या करंट। पहले वोल्ट जाएगा, उसके बाद क्या पनपेगा, करंट पनपेगा, है ना। करंट तो पहले नहीं जाता, हमेशा वोल्ट। तो हमने इसको वोल्ट दिए, जितने वोल्ट हमने दिए दैट वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसको दिए गए वोल्ट है, V नॉट साइन ओमेगा टी। बस यहीं से करंट बनाना है। तुम्हारी सारी की सारी जर्नी कैसी होने वाली वो समझ लो, क्योंकि जिस टाइम पर इसको अपन लोग पहली बार देख रहे थे वो देखते ही रह गए। हालांकि देखते सब समझ में, तो आगे फिर पड़ोसी का चेहरा देखा आपने, उसके चेहरे पे बस हवाइयां उड़ी हुई थी कि चल क्या रहा है। तो फिर मैंने उसको बात बोली, देख भाई शांति से पहले पूरा टॉपिक देख ले, फिर मैं समझाता हूँ तुझे क्या है। उसको जो मैंने बातें बताई वो बातें सुनो। मैंने उसको दो बातें बताई कि तुझे क्या करना है वो समझ। हर बार टीचर तेरे सामने वोल्ट लिखेगा और वोल्ट से करंट में कन्वर्ट करेगा, तो बस वो फॉर्मूला बनाना है। वोल्ट से कन्वर्ट करने, करंट बनाने के बाद में तुझे फिर वो दो डायग्राम सिखाएगा, वो डायग्राम तुझे फिलहाल याद करने हैं। और जब तू पहला टॉपिक पढ़ेगा तब तुझे वो डायग्राम समझ में कम आएंगे, दूसरा और तीसरा पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। तो डायग्राम के दो मेन टाइप हैं, एक तो फेजर डायग्राम लिखा होगा और दूसरा इक्वल लिखा होगा, वेव डायग्राम। ये दो डायग्राम सीखने हैं। अगर तुझे तीनों बातें समझ में आ जाती है तो मतलब तुझे टॉपिक आता है। इस बात को बिल्कुल मत सोचो कि इस टॉपिक का तुम्हारे जीवन में फिलहाल का उपयोग है, और जिस तरीके से रखा जाए सामने बस उसी तरीके से चल ले देना, और कुछ नहीं। बस एक पहले सवाल का जवाब, तो जीवन में सबसे पहली बार रेजिस्टेंस कब आया था, कौन से लॉ में आया था, ओम्स लॉ। तो बस उसी का इस्तेमाल करूंगा मैं, ध्यान से देखना। हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू में आई आर, तुमने इसको कितने वोल्ट दिए, तुमने एसी में कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुम्हें V की जगह पे रखना है V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू में आई आर। ठीक है जी, लोगों को एक बात का पूरा अंदाजा होगा कि अगर वोल्ट को रेजिस्टेंस से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को डिवाइड में ले आऊं, वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस करूं तो क्या बन जाएगा, करंट। तो वोल्ट को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड देंगे तो क्या बनता है, करंट बनता है। तो मैं बस वही कहानी को तुम्हारे सामने रखूंगा। सबसे पहली बात V इक्वल्स टू आई आर है, V की जगह पे मतलब हमने इसको कितने वोल्ट दिए, इधर R को डिवाइड में लेकर आए, तो V नॉट अपॉन में R साइन ओमेगा टी, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, I। V नॉट अपॉन में R किस में कन्वर्ट होगा, वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट होता है, करंट में। तो V नॉट अपॉन R किस में कन्वर्ट होगा, I नॉट में साइन ओमेगा टी, और इक्वल टू में I। ठीक है भाई, मैं बस यही बात कह रहा था कि मैं वोल्ट से करंट ड्राइव करूंगा। मैंने वोल्ट रख के और करंट का फॉर्मूला बना दिया। इस बात का क्या मतलब समझो। अगर तुम रजिस्टर में
वी नॉट साइन ओमेगा टी नाम के वोल्ट देते हो तो वो तुम्हें कितना करंट देगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसको वोल्ट दोगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, वो तुम्हें करंट देगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले इस बात का मतलब समझ लें, हम रजिस्टर में इनपुट में कितना वोल्ट देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वो हमें करंट क्या देता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस खत्म, पहला पड़ा पार हो गया। इसको ध्यान से देखो, कुछ खास नहीं लगा, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, पता नहीं क्या दिल थाम के बैठे हो कितना लंबा चलेगा, ये तो खत्म हो गया, इतना ही है। हमने वोल्ट दी वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस बात को लगातार बोलने का रीजन तुम्हें समझ में आ जाएगा। खैर सभी लोग एक चीज पे ध्यान दो, ये साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। रजिस्टर की बहुत अच्छी खासियत है, रजिस्टर का काम है करंट को रोकना। मतलब उसको अगर तुमने 10 एम्पियर दिया करंट, अगर रजिस्टर है तो उसको काटेगा, 8 करेगा, 7 करेगा, 6 करेगा, वो करंट को आगे पीछे खींचता नहीं है। इस बात का मतलब तुम्हें समझ में आएगा फिलहाल, थोड़ी देर बाद रुककर मैं तुम्हें इसमें अगला पड़ाव लेके आता हूँ। डायग्राम, फॉर्मूला 2 डायग्राम है। सबसे पहला ए पॉइंट किया सब मैंने वोल्ट से करंट में कन्वर्ट किया, और दूसरा 2 डायग्राम है, बी फर्स्ट और बी सेकंड। सभी दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें, इस कहानी को इसी लहजे में जाने दें फिलहाल, ठीक है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ अच्छी समझ में आती हैं, तो उनको तरीके से सुनते हुए लिखते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले तो हाँ भाई ध्यान से बात सुनो। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, सबसे पहले मैंने बनाया वेव डायग्राम, अच्छा लगता है इस वजह से वेव डायग्राम। ध्यान से देखो, डायग्राम में तो बहुत सिंपल सी बातों का ध्यान देना है कि ऐसे करके क्रिएट करेंगे एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम अपने जीवन में पहली बार एक चीज देखोगे कि ये वाली जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है वोल्ट को और करंट को, दोनों को रिप्रेजेंट कर देगी। तुमने पहले क्या इनपुट दिया, पहले बस ये सवाल का जवाब दे दो। पहले वोल्ट दिए, अब तुम बात ये भी जानते हो कि अगर हमने किसी सर्किट को 220 वोल्ट दिए तो तार में 220 एम्पियर करंट नहीं बनता। करंट कितना बनता है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, मतलब करंट और वोल्ट में फर्क है। स्कूटी पे क्या चीज है, खर का कट्टा है, बंधन नहीं खाने मर जाएंगे। अंदर नकली बंद हाथ को उधर से ऐसे ले अंदर रखा है, तो अपनी आदत तो कोई बुराई। हाँ भाई ध्यान से बात समझ, काम की चीज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमने किसी तार में 200-250 वोल्ट दिए तो करंट 200-250 नहीं होता, करंट 10-5 एम्पियर होता है। मतलब करंट की गिनती में, संख्याओं में वैल्यू वोल्ट के हिसाब से कम होती है। जैसे वोल्ट की संख्या दिखेगी 200, करंट की संख्या दिखेगी 5। तो अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊंगा, ध्यान से बात सुने, तुमने वोल्ट कौन से दिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, तुम इसका मतलब समझना सीखो। जब भी तुम्हें साइन ओमेगा टी दिख जाए तो तुम्हें वोल्ट को ऐसे दिखाना है, ये वोल्ट चल रही है, पहले तो ये सेट रखें, ठीक है। ये वोल्ट चल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन ये वोल्ट है, यानी कि ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्ट आ रहा है। वोल्ट अब इनसे रखवा लिया है ना, भारी तो नहीं है, कितना बड़ा कट्टा है, तो हाँ भाई इसमें अगली काम की चीज सुने, आराम से जाना, एकदम पक्के बंद करने अभी मत चाहिए, रुक जा भी नहीं। हाँ हाँ ध्यान से बात सुने, वोल्ट के वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस बताओ कि वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्ट देने पे कितना करंट बना, वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्ट देने पे कितना करंट बना आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का जो ग्राफ बनेगा वो पहली बात तो वोल्ट से ऊपर नहीं बन सकता, हमेशा वोल्ट से नीचे बनेगा, क्योंकि गिनतियों में अगर देखा जाए तो वोल्ट 200 होने पे करंट 200 नहीं होता, वो 10 से 5 होता है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो करंट के ग्राफ देखो, इसमें भी साइन लगाए, इसमें भी साइन लगाए, तो जिस चाल पर ये चल रहा है उसी चाल पर करंट भी चलेगा। चाल का मतलब कि जैसे कि जब करंट का ग्राफ बनाया जाएगा तो मैं ऐसे करके बना दूं कलर्स में, पर तुम्हें बनाना चाहिए समझ में, तुम पे 2 पेन होंगे ब्लैक ब्लू, बाय द चांस नहीं हुए, अक्सर नहीं होते, तो तुम डॉट करके बना देना ऐसे करके, इस तरह से। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये करंट की चाल है। अब तुम ध्यान से देखो तो करंट की वोल्ट की चाल कैसी है, सेम चाल सेम है। जहां पर ये ऊपर उठा वहां पर जहां वोल्ट ऊपर वहां करंट भी ऊपर, जहां वोल्ट नीचे वहां करंट भी नीचे, चाल सेम है उनकी, चाल सेम यानी कि फेज सेम है, उनका फेज सेम है, फेज यानी चाल को कहते हैं। तो सबसे काम की बात की ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं आई नॉट
साइन ओमेगा टी। कोई भी आदमी तुमसे एक प्रश्न पूछे तो जवाब देना कि हमेशा कौन सा ग्राफ ऊपर की ओर होगा, बड़ा होगा वोल्ट का, हमेशा नीचे कौन सा होगा करंट का। और वोल्ट की चाल और करंट की चाल इसके केस में सेम है, उनकी चाल सेम है। इसी कहानी को हम लोग वेव डायग्राम कहते हैं। और जो तुम्हें ये वेव डायग्राम समझ में आ जाए तो तुम्हें अगली बात भी शायद जहां तक समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना अगली बात। इसी डायग्राम को एक डायग्राम से और रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। और जब इसको बनाया जाएगा तब ध्यान से बात सुनो। हमारे पास में फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहली काम की चीज आपस से वही वोल्ट और करंट है। तो देखें इस बार ये वाली एक्सिस वोल्ट की है और ये वाली एक्सिस ही करंट की है, दोनों एक्सिस सेम है। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं सकता, लिखना गलत है, लिखना चाहिए भी नहीं। देखो यहाँ पे लगा दिया V और I, ये वोल्ट और करंट दोनों की एक्सिस है। ये तुमने किस में दिखाया, चाल में, दोनों की चाल सेम है। इसी चाल को सीधे भी दिखा सकते हैं कि अगर वोल्ट आगे की ओर बढ़ रहा है तो करंट भी आगे की ओर ही बढ़ेगा। तो ये वाली कहानी इसमें आ जाएगी, ये वोल्ट और ये वाला करंट है, दोनों का ग्राफ, दोनों की चाल सेम है, इसीलिए इन दोनों एरो के बीच में कोई एंगल नहीं दिख रहा तुम्हें। अगर एक एरो ऊपर नीचे जाएगा तो कुछ एंगल दिखेगा, दोनों की चाल सेम है, इसीलिए वोल्ट के साथ साथ करंट चलेगा। ये बात समझ में नहीं आएगी अभी, इसको लिख लो, दिमाग में नहीं पहुंचेगी, कंफर्म नहीं पहुंचेगी अभी। ठीक है, इसको पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हें पॉइंट नंबर बी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तुम समझोगे। लेकिन पहली बात समझ में आती है सर, वोल्ट ऊपर है, करंट नीचे, चाल सेम है। और सीधी सीधी बात ये, जब हम वी नॉट साइन ओमेगा टी नाम का वोल्ट देंगे तो कितना करंट बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन से केस में, रजिस्टर में। लेकिन ये वाला आंसर इंडक्टर में सेम नहीं होगा, कैपेसिटर में सेम नहीं होगा, दोनों में अलग अलग आंसर है। तो बस यही पढ़ना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बेहतरीन होगा, इसके कंपेयर बेहतरीन होगा। हम इस पन्ने नंबर 14 पे दोबारा लौट कर आएंगे। हमें बस ये लाइन समझने, इस लाइन का क्या मतलब है, तो बस इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं हर एक बात में 3-3 पढ़ाव पार करने हैं। हालांकि इसमें कुछ एडिशनल बातें और हैं कि फेज डिफरेंस, पावर हो जाने क्या क्या, सब बाद में देखेंगे, फिलहाल नहीं। पहले ऊपर से टॉपिक खरोचो। अगर मैं इसकी डिटेल में जाना स्टार्ट करूं तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए ध्यान से अगले टॉपिक का नाम डाल के वापस लौट के आएंगे इस लाइन को समझने के लिए। डीवी एसी करंट थ्रू, इस बार किसकी थ्रू पढ़ना चाहिए वैसे, कैपेसिटर लिखें, कैपेसिटर थोड़ा सा अच्छा आदमी है इसलिए। बंद करें, इस वाली बात को ध्यान समझें। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, जैसे कि पहली चीज तुम्हारे पास तो लिखा था, मुझे तो पन्ना पलटना पड़ता है कि रजिस्टर है, ये वाला एसी करंट है, वैसे सेम टू सेम हम यहाँ पे ए ड्राइव करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे और फिर वापस से लौटकर इसी पन्ने पर आएंगे। इस बात का क्या मतलब है, पहले सिंपल डायग्राम बनाओ कि तुम्हारे पास में ये कोई एसी करंट का सोर्स है और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में दोनों डंडे बराबर होने चाहिए। ठीक है, समझो। तो मुझे कैपेसिटेंस से रिलेटेड पहली बात हमें क्या करना है वो पता है। पहला काम क्या है, पहला काम ये है, मैं तुम्हें वोल्टेज दूंगा कि हमने इसमें कितने वोल्टेज दिए और जो किस में कन्वर्ट करेंगे, करंट के फॉर्मूले में। यहाँ पे वोल्ट दी गए हैं, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको करंट में कन्वर्ट करना है, वोल्ट को करंट में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने। पहली बात, हमने इसको कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने रजिस्टर को वोल्ट दिए V नॉट साइन ओमेगा टी, उसने हमें कितना करंट दिया, I नॉट साइन ओमेगा टी। हमने कैपेसिटर कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, उसने हमें कितना करंट दिया। ये बात मुझे बतानी है, तुम लोग जवाब मत देना, गलत जवाब है तुम्हारे मन में अगर चल रहा है तो। ध्यान से बात समझे। पहली बात, कैपेसिटर के केस में काम का बेहतरीन सा फॉर्मूला होगा कैपेसिटर का, तुमने जब पहली बार याद कुछ पढ़ा होगा तब फॉर्मूला बता दो तो काफी अच्छा है। किसी फॉर्मूला वो C =
Q अपॉन में V, एकदम सही, यही है वो। अच्छा अगर अगर मुझे यहाँ से इसको V को उधर भेजना है और ऐसा कुछ करना है तो क्या बनता है फिर, मतलब मल्टीप्लाई मुझे Q निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू में CV, V मल्टीप्लाई भेजा तो Q इक्वल टू CV निकल, चार्ज एकदम करेक्ट चीज है। अच्छा अब इसमें अगली बात समझना, मुझे किसका फॉर्मूला बनाना है इसमें, करंट का। तो एक स्टेप आराम से, तुम लोगों को ये थोड़ी पता है कि स्टार्ट यहाँ से होगा। सबसे बड़ी चीजें यही है कि डेरिवेशन का जब तुम्हें अंदाजा नहीं होता पहली बार में शुरू कहां से होता है, तो देखो, याद करो, समझो, काम की चीज। करंट का फॉर्मूला, सबसे पहला करंट का लो लेवल का फॉर्मूला कौन सा है, I इक्वल टू Q अपॉन में T, चार्ज अपॉन में टाइम। इसी चार्ज अपॉन में टाइम को अगर मेरा मन करता है तो लिख सकता हूँ dQ अपॉन में dQ अपॉन में dt, dQ अपॉन में dt। ठीक है भाई, इसी का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला बना देते हैं। सुनो, I इक्वल टू dQ अपॉन में dt, मैं dt स्मॉल ले लेता हूँ, थोड़ा सही लिखता है उसको। Q की जगह पे क्या पुट करना है, कैपेसिटर है ना, तो Q की जगह क्या पुट करेंगे, तो मैंने Q की जगह पे पुट किया CV। इसमें V क्या चीज है, V क्या चीज है, V तुमने इसको कितने वोल्ट दिए, अब वो भी पुट करो। I इक्वल टू में D रहने दिया, अपॉन में dt है, C V की जगह पे V नॉट साइन ओमेगा t। पहले यहां तक चलेगा, सेफ्टी से, शांति से देख लो पहले क्या चल रहा है। मैंने करंट का बेसिक फॉर्मूला लिखा, dq अपॉन में dt, मैंने चार्ज की जगह पे CV लगाया और फिर CV की जगह पे C V नॉट साइन ओमेगा t लगाया, क्योंकि मैं इसको वो वोल्ट दे रहा हूँ और वोल्ट से करंट बनाएंगे हम लोग। ये वाला काम पुराने में किया नहीं किया, पर यहाँ पे तो लगातार सुस्ती है, फॉर्मूला लिखा, कुछ और लिखा, वैल्यू पुट करी, लगाकर बदल दी। अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नॉलेज चेक की जाएगी तुम लोगों की, कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज। ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, 90 प्लस थीटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम 10th 11th चैप्टर 3 मैथमेटिक्स। ये उन लोगों ने पढ़ा तक नहीं है, मैंने इंडिकेशन सुना तो एटलीस्ट। कोऑर्डिनेट सिस्टम साफ साफ याद करने को बोला जाता है, साफ साफ ध्यान से बात समझ। I इक्वल टू में इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है, जैसे नीचे dt है तो कांस्टेंट कौन कौन है, C और V नॉट, तो उसको बाहर निकालो C V नॉट को, और तुम्हारे पास रह जाएगा साइन ओमेगा t अपॉन में dt। कोई भी व्यक्ति मुझे बस इतना समझा दे कि साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t। साइन का डिफरेंशिएशन पूछो, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, और नीचे एक चीज और आ रही है अभी भी, साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में, डेरिवेटिव में चीजें मल्टीप्लाई में आती हैं। जैसे अपने पास में अगर लिखा होता sin 2x और तुमसे बोला जाए कि sin 2x का डेरिवेटिव करो तो cos 2x और मल्टीप्लाई में 2, अगर लिखा हो sin 3x इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, cos 3x मल्टीप्लाई में 3। ठीक वैसे करके जब हम sin का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, cos ओमेगा t मल्टीप्लाई में ओमेगा, मैं ओमेगा को बाहर रख लेता हूं तो I इक्वल टू में v नॉट ओमेगा c, v नॉट ओमेगा c, सब कुछ वही है, और cos ओमेगा t का मल्टीप्लाई। एक काम कीजिए फिर सुनो, इधर पुराने वाले सिस्टम को ध्यान से देखो। वोल्ट के नीचे जो है वो कौन है, वोल्ट के नीचे कौन है, रेजिस्टेंस। जब वोल्ट रेजिस्टेंस को डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, करंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, I नॉट। सेम टू सेम यहाँ वोल्ट के नीचे कौन है, कुछ नहीं है, तो वो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वोल्ट के नीचे कुछ लगाते हैं इसमें। देखना, I इक्वल टू में V नॉट अपॉन में, V नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा c। ये बात बचानी ही पड़ेगी, तुम पे कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मैंने इस ओमेगा c को नीचे लिख दिया, अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो वापस से नीचे वाला कहां चला जाएगा, तो ओमेगा c ही बनता है। लेकिन तुम्हें एक चीज फील देनी चाहिए, वो फील कौन सी बात है, वो ध्यान देखो। फील वाली बात ये है, ये लिखा हुआ है वोल्ट और ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। नीचे देखो, ये वोल्ट है और ये वाला कौन है,
रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है नहीं, भाई रेजिस्टेंस जैसा ही काम करता है 1/ω/c। जैसे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर R होता है, कैपेसिटर में रेजिस्टर का फॉर्मूला 1/ω/c। ये रेजिस्टर है और वोल्ट अपॉन में रेजिस्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, करंट। ध्यान रखें, दिस इज सिमिलर टू 1/ω/c, इट इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस, सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। ध्यान रखें, ये रेजिस्टेंस जैसा ही प्राणी है, और जब भी वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, करंट। पहले इस बात को पचाने में थोड़ा सा दिमाग अड़ाओ अपना। जैसे वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस करंट बन जाता है, ठीक वैसे करके वोल्ट अपॉन 1/ω/c करंट बनेगा। इस बात का मतलब है कि 1/ω/c किसके जैसा व्यक्ति है, रेजिस्टेंस जैसा ही है, उसको रेजिस्टेंस ही मानेंगे। ये थ्योरी है, इसमें धुआंधार सवाल है, इतने सवाल हैं कम से कम 15-20 सवाल करने के बाद तुम इस कहानी को एकदम टोटली सेट कर लोगे। तो मुझसे बोले साहब 1/ω/c की वैल्यू यूनिट क्या होती है, 1/ω/c की यूनिट ओम होती है इसकी। अब बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। 1/ω/c की यूनिट क्या होती है, ओम है। बस ये है ना कि कैपेसिटर के केस में आने वाला रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 1/ω/c। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं। इस 1/ω/c को मैं वापस लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखो। देखो ये जो 1/ω/c है, इसी को वापस लिख देते हैं, I इक्वल्स टू B0 cos ωt अपॉन में इस 1/ω/c को एक नए लेटर से रिप्रेजेंट किया, दैट इज XC। कैपेसिटर का है ना सीधे XC। पहली बात, सभी लोग दिमाग में कुछ कुछ कहानियां सेट कर लें, एकदम इंपोर्टेंट वाली बात है, ध्यान से सुने। हैबिट पड़ेगी, समय के साथ पड़ेगी, एकदम से नहीं पड़ती है। 1/ω/c को XC कहते हैं और इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस 1/ω/c होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसका खुद का भी कुछ नाम है, इसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, इसका खुद का पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। जैसे भाई हर चीज का नाम है, XC तो इसका सिंबल हो गया, इसका एक नाम पाया जाता है, वो ध्यान से समझना। XC को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्ड इज टोटली सिमिलर टू रेजिस्टेंस। ध्यान रखें, पहली बात तो ये कि अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग अड़ाते हो तो वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस ही है, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या बनेगा, करंट। तो मैं V0 अपॉन में X किस में कन्वर्ट करता हूँ, I इक्वल्स टू I0 cos ωt। शायद अब तुम समझे कि मैंने अपने दोस्त की तरफ क्यों देखा होगा, थोड़ी सी कहानी खिली, अच्छी सी खिल गई। वापस सवाल का जवाब, हमने इसको कितने वोल्ट, पहले नहीं, पहले वाले केस में कितने वोल्ट दिए थे, V0 sin ωt रजिस्टर में करंट क्या दिया उसने, I0 sin ωt। हमने कैपेसिटर में कितने वोल्ट दिए, V0 sin ωt, उसने करंट क्या दिया, I0 cos ωt। इसका आंसर sin ωt नहीं। पहले तो इस बात को पूरा ध्यान से डाइजेस्ट करें कि जो 1/ω/c है उसको नीचे लिखा, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस का मतलब अगर वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट बनेगा। कैपेसिटर की दुनिया का रेजिस्टेंस 1/ω/c होता, तुमने पहली बार देखा है। कैपेसिटर का मेनली काम करंट को, चार्ज को स्टोर करके सप्लाई करना ही नहीं है, उसका खुद का भी रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को 1/ω/c बोलते हैं इसी करंट के केस में, इसी में नहीं। ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, और जब वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट बनेगा। पहले इस बात को पचाए, हालांकि बात अभी अधूरी है, ठीक है। सुनिए, तुमने वोल्ट क्या दिए बताओ, अभी पहला ही पार्ट चल रहा है, मैं वोल्ट से करंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वोल्ट क्या दिए, V0, तुमने वोल्ट दिए साइन की फॉर्म में, और करंट किसकी फॉर्म में आ रहा है, कॉस में नहीं चाहिए। वोल्ट साइन में दिए, करंट भी साइन में लाओ, बस सवाल सिंपल सा है। cos ωt को sin ωt में कैसे कन्वर्ट करोगे, 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, कुछ और भी लिख सकते हैं, वही लिखना है दरअसल। ध्यान से बात सुने,
cos ओमेगा टी की वैल्यू उस बाल समझ में आएगा कि स्टार्टिंग जीरो से इसीलिए लोगों के पास में किसी टाइम पे ये सिस्टम आया था, जीरो ये वाला, पाई बाई टू ये वाला, पाई ये वाला, थ्री पाई बाई टू ये वाला, टू पाई। फंक्शन किस पे चेंज होता है? इस पे चेंज नहीं होता। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ भाई लिखा है यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, उसका क्या मतलब है? 90 पे फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। 90 पे चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? यानी कि हम कॉस थीटा को ये भी लिख सकते हैं, वो साइन की फॉर्म में तोड़ रहे हैं, हम कॉस थीटा को 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब ये बात जैसे अगर मुझे सबको समझानी है तो सबको समझाने के लिए तो बस मुझे सीधी सीधी एक ही लाइन बोलनी होती है, वी नो दैट। याद है, वी नो दैट कुछ नहीं है, वी लर्न दैट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना कि हमने तो भैया याद करा था ये कि कॉस ओमेगा टी को हम साइन 90 प्लस ओमेगा में तोड़ सकते हैं, ओमेगा प्लस 90 में तोड़ सकते हैं। एक ही बात है, 90 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस 90। हम कॉस को साइन में तोड़ सकते हैं, वो भी इस तरीके से। इस बात को दिमाग में डाइजेस्ट कर दें कि हाँ याद करने वाली चीज हो गई, समझदारों के लिए समझने वाली भी हो गई। बस हमने पढ़ा थोड़ी है वो टॉपिक, इसीलिए कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 में तोड़ा जाता है। फिर इसका इस्तेमाल करते हुए आई इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के 90। अब एक प्रश्न का जवाब, ये 90 को पाई बाई टू भी कह सकते हैं, वैसे किसी को आपत्ति ना हो तो। 90 इज पाई बाई टू, क्योंकि तुम्हें किताब कॉपियों में 90 मिलेगा नहीं, वो पाई बाई टू ही मिलेगा, इसीलिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो एक बहुत छोटा सवाल था कि आखिर जो रेड वाला बॉक्स है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे चेन क्यों नहीं मिला, यहाँ पे क्यों आए हैं? उसमें वो गलत नहीं, सही है बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे क्यों आए? इतना कन्वर्ट कराने की याद करें क्या नीड है? तो वोल्ट कौन सी फॉर्म में दिया था, तो करंट भी कौन सी फॉर्म में निकालना है? साइन की फॉर्म में। वोल्ट देके करंट ड्राइव कर रही है, पहला काम यही है। अच्छा एक काम की चीज ध्यान से पुराने वाले को देखो, रजिस्टर को देखो, जब तुम रजिस्टर चेक करोगे तो उसमें बाहर निकल गया वोल्ट दिए साइन ओमेगा टी, करंट आया साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखो, यहाँ वोल्ट क्या दिए? साइन ओमेगा टी, करंट आया है साइन ओमेगा टी प्लस 90। इस वाले केस में काम की चीज, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे दौड़ता है, वोल्ट आने से पहले करंट निकल जाता है। जैसे कि तुम्हें क्या लगता है कि पंखा कब चार्ज, अभी इसका कैपेसिटर चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ये बताओ। ये चार्ज है, कब के लिए? अगली बार जब पंखा बंद होकर चलेगा तब के लिए। हालांकि कैपेसिटर पहले से चार्ज रहता है, कब? जब दोबारा पंखे को ऑन करेंगे तब के लिए चार्ज है। बात ये कि कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर सीधी बात है, कैपेसिटर काम क्या है? स्टोर करना और सप्लाई करना। तो वही बात बोली जा रही है कि कैपेसिटर केस में करंट आगे चलता है, वोल्ट आने से पहले करंट रिलीज हो जाता है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। कुछ समझने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि कैपेसिटर में वोल्ट आने से पहले करंट रिलीज हो जाएगा, पुराना वोल्ट भी पीछे पीछे दौड़ेगा। आगे कौन चलता है इसमें? कितना आगे चलता है? 90 डिग्री आगे चलेगा। मतलब बात यह कि जैसे हमने दिया 4 एम्पीयर करंट, हमने दिए 4 वोल्ट करंट, तब तक एक स्टेप आगे होगा, वो 5 पर होगा। कुल मिला कैपेसिटर की सीधी सी बात, कैपेसिटर का मेन काम क्या है? चार्ज को लेकर सप्लाई करना। इसमें यही है, जब तक वोल्ट आएगा तब तक तो कैपेसिटर लॉन्च हो चुका होता है, वो वेट नहीं करता, आया आगे बढ़ गया। कैपेसिटर का फेज 90 डिग्री आगे होता है एज कंपेयर टू रजिस्टर में। कोई फेज नहीं है, रजिस्टर में तो सेम है, जितना वोल्ट उतना करंट। तुम करंट बंद कर दो, रजिस्टर ही बंद, कोई दिक्कत नहीं है। करंट बंद होने में कैपेसिटर बंद नहीं होता, करंट बंद होने पे कैपेसिटर में अभी भी एनर्जी स्टोर है, पहले से स्टोर हो चुकी होती है, वो 90 कदम आगे चल रहा है, पर 25% करंट स्टोर कर लेता है ये पहले। तो 360 डिग्री का चक्कर है, 90 डिग्री यानी कि 25% हिस्सा ये पहले से स्टोर कर लेगा। तो इस बात को ध्यान से देखें और इसको अब इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम बना लें इसके। लेकिन इसमें काम की लाइन लिख लें एंड में, हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा तो फिर भी लिख लें। देखिए इसमें करंट लीड्स द पोटेंशियल, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय पाई बाई 2। इसमें करंट पोटेंशियल से पाई बाई 2 90 डिग्री आगे होता है।
मतलब कि जब तुम वोल्ट देते हो तब तक करंट लॉन्च हो चुका होता है कैपेसिटर में। रजिस्टर में कहानी बराबर है, जितना वोल्ट उतनी रुकावट, कम वोल्ट कम रुकावट, जिस सेकंड तक करंट जाएगा उस सेकंड तक वो रोकेगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम करंट रोको, वोल्ट दे दो, करंट एक कदम आगे चल रहा होगा उससे। मतलब बात ये कि जब तुम करंट बंद कर दोगे उसके एक सेकंड तक भी कैपेसिटर अपनी ताकत को शो करेगा, वो एकदम से बंद नहीं हो जाता, उसको एक सेकंड का टाइम लगता है, थोड़ा सा आगे चल रहा होता है। तो इंडक्टर जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा पहले ही बंद हो जाता है। रजिस्टर में जितने टाइम तक वोल्ट उतने टाइम तक करंट रुकेगा, कैपेसिटर में जितने वोल्ट उससे एक कदम आगे करंट चलेगा, और इंडक्टर में एक कदम पीछे रह जाएगा। तो इंडक्टर का आंसर साइन ओमेगा टी +90 नहीं आने वाला, -90 आएगा। इंडक्टर का मेन काम क्या था? अपोज करना उस फैक्टर का जिससे वो बनता है। कैपेसिटर काम क्या? सप्लाई करना, स्टोर करके एनर्जी। रजिस्टर का इनमें से कोई काम नहीं है, तो करंट को काटना है, जब तक आएगा तब तक काटेगा। खैर, मुझे इस कहानी को जरा सेट कर देना चाहिए। पहले तो डायग्राम में ये पहला हिस्सा था। पहला डायग्राम कौन सा तुम्हारे पास में? हैशटैग B1 है वेव डायग्राम, उसके बाद में फेजर डायग्राम। देखें, इसमें ओनली कैपेसिटर है ना, इसको कभी कभी कोई विद्वान व्यक्ति भाषा में अड़ेगा तो प्योरली कैपेसिटर सर्किट भी बोल देगा, तो आने वाले को प्योरली रजिस्टर सर्किट भी बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायग्राम ध्यान से पहले देखें, उसके बाद कहानी समझ में आती है। ये वाला वोल्ट और करंट दोनों की एक्सिस है। मैंने पहले वोल्ट बना दिए, वोल्ट स्टार्ट हुए और जा रहे हैं। वोल्ट की इक्वेशन V0 साइन ओमेगा टी। हाँ भाई, छोटे सवाल का जवाब है। जब वोल्ट 0 पर होगा तो करंट कहां पर होगा? कितना कदम आगे चल रहा है? 90 कदम आगे है। 90, 180, 270, 300, फिर 90, 90, 180, 180, 90, 270, 270, 90, एक चक्कर हो गया। जब वोल्ट 0 पे होगा तो करंट कहां पे होगा? 90 पे। जब वोल्ट पहुंचेगा 180 पे तो करंट कहां पे होगा? एक एक कदम बढ़ाओ। जब वोल्ट 0 पर है तो करंट 90, जब वोल्ट 90 पे आएगा तो करंट 180, जब वोल्ट 270 पे पहुंचेगा तब करंट, तो करंट वोल्ट से हर पल 90 डिग्री के एंगल पे आगे चलेगा। तो जिस वक्त माना वोल्ट 0 है, V0 साइन ओमेगा टी, उस वक्त करंट ऊपर से स्टार्ट होगा। ये आगे चल रहा है ना, तो वो ऊपर से स्टार्ट करे, वहां से स्टार्ट नहीं होगा। चक्कर इतनी कटवानी, एक तो थोड़ा ज्यादा काटेगा, मतलब सवा दो जैसे। ये करंट में नीचे बनाना पड़ेगा, नीचे ही बनाना, हल्का सा नीचे, फिर मैं नीचे यहाँ दिखा दूंगा ऐसे करके। ये किसकी इक्वेशन है? I = I0 sin ओमेगा टी +90। एक मिनट, ये वाली इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा टी +90 +π/2। काम की चीज, जब वोल्ट 0 से स्टार्ट होता है तब करंट ऊपर से स्टार्ट होता है। करंट ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है। ऊपर तो बस दिखाने का तरीका है, कि डायग्राम इस बात को समझाएगा। हालांकि अगर तुम इस बात को पुराने वाले में देखते हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो साथ ही चल रहे हैं दोनों के दोनों। और यहाँ डिफरेंस है, जिस पल पे वोल्ट 0 है उस पर करंट ऊपर है, 90 डिग्री आगे चलेगा। एंगलों का ध्यान रखें, हिसाब किताब रखें। ठीक है, इसमें एक डायग्राम और उसके बाद में शायद पुरानी बात ठीक समझ में आएगी। थोड़ा सा काल्पनिक भी है, मतलब सारी बातों को दिमाग में डालने की कोशिश मत करो, कल्पना को भी स्वीकारने का प्रयास करें। हाँ, जैसे समझाया जा रहा है वैसे मैं याद तो कर रहा हूँ कम से कम। वो एक बहुत बड़े तरीका पढ़ाई का, मतलब टोटली इस चक्कर मत पढ़ो कि मैं करंट जब तक मैं नसों में दौड़ा नहीं दूंगा तब तक मैं मानूंगा ही नहीं। कहानियों को सुनते हुए उन्हें याद करने वाला प्रिंसिपल भी बहुत काम का है। चीजें समझ में आ जाती है समय के साथ साथ। याद रखें पहले तो इस बात को, तो उसी काम की चीज वापस से मैंने बना दिया। इसमें पहले हम लोगों ने क्या दिया, पहले होता वोल्ट, पहले हम वोल्ट देते हैं। पूरा डायग्राम में थोड़ा चेंज लेके आऊंगा, फिलहाल नहीं। जो मैंने वोल्ट दिए, वोल्ट, ये वोल्ट और करंट वाला एक्सेस है। बात ये कि जब मैं इसको वोल्ट दे रहा हूं तो करंट कितना कदम आगे चला जाएगा? 90 डिग्री। भाई तुम यहां से 90 डिग्री का एंगल, कंपास प्रोडक्टर रखो,
और 90 का एंगल बना लो। प्रोटेक्टर मैं तो रख भी सकता हूँ शायद। प्रोटेक्टर, हाँ भाई चलाते कैसे? अब ये 90 का एंगल ठीक है, वोल्ट से 90 डिग्री आगे जाएगा कौन? करंट। मैं 90 डिग्री पे लोकेट कर देता हूँ एक पॉइंट को, ऐसे खींच देता हूँ लाइन सीधी, या सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। देखो ये है करंट, करंट यहाँ से 90 डिग्री आगे चल रहा है π/2। तो बात है कि ये किसकी इक्वेशन है? V नॉट sin ओमेगा टी, मतलब कि तुमने वोल्ट दिया और उससे 90 डिग्री आगे चला गया कौन सा? I = I नॉट sin ओमेगा टी प्लस 90। ये ग्राफ देखे ध्यान से, हमने जो वोल्ट दिए उससे 90 डिग्री आगे गया I नॉट sin ओमेगा टी प्लस 90। बात है कि दोनों डायग्राम सेम चीजों को दिखाते हैं। वो डायग्राम वेव की फॉर्म में दिखाता है, डायग्राम लाइंस की फॉर्म में दिखाता है। अब जब मैं तुमसे पुराने सवाल पे जाकर बात करूंगा तब तुम्हें शायद उससे आपत्ति नहीं होगी, देख लेना। आपत्तियां खत्म करनी, मैं तुम्हें बहुत काम की बात बोली कि सारी चीजों को बिल्कुल इस तरीके से दिमाग में उतारने का प्रयास छोड़ दो कि हाँ साहब मुझे लाइव दिखनी चाहिए। कुछ बातों को सुन के अगर याद करने की क्षमता विकसित हो रही है, हिंट मिल के विकसित हो रही है तो भी ठीक है, क्योंकि इस बात को समझ पा रहे हो कि कैपेसिटर सप्लाई करता है तो आगे रहेगा, इंडक्टर अपोज करता है तो पीछे रहेगा, रेजिस्टर कुछ नहीं करता तो सेम रहेगा। इन बातों को ऐसे भी याद किया जाता है, टोटली इस बात पर डिपेंड रहना ही मत कि नहीं मैं तो 100% जब अपने दिमाग में जब तक करंट नहीं दौड़ाऊंगा तब तक मानूंगा नहीं। पहली बात थोड़ी सी इलीगल है पर करेक्ट है, इलीगल बहुत ज्यादा करेक्ट होते हैं सब। खैर इसमें काम की चीज, अगर मैं तुम्हें इस बात को पॉइंट डायग्राम में समझा दूं, मैं इन्हें मिटा देता हूं सबसे पहले। देखो हम लोगों ने वोल्ट दिए, तो ये वोल्ट है, वोल्ट की इक्वेशन है V नॉट sin ओमेगा टी। तुम ये बताओ कि करंट का ग्राफ, करंट की लाइन इसके आगे बनेगी, इसके पीछे बनेगी कि इसी पर बनेगी? करंट की जो लाइन बनेगी वो इससे आगे जाएगी कि पीछे जाएगी कि इसी के ऊपर आएगी? इसी के ऊपर आएगी। हमारी जो करंट की लाइन है उसी के ऊपर आएगी, दैट इज I = I नॉट sin ओमेगा टी। अब मैं 2-3 सवालों के जवाब लिखूंगा नीचे, पहले उसमें लिखता हूं, जरा गौर से सुनना और ध्यान से सवाल का जवाब देना। ठीक है, देखो एक स्टार करंट लीड करता है पोटेंशियल से 90 डिग्री, दूसरा स्टार, इनमें एक शब्द आता है फेज डिफरेंस, कि वोल्ट और करंट के बीच में कितने का डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं फाई। जरा कोई मुझे बताएगा कि इस वाले केस में फाई की वैल्यू कितनी है? वोल्ट में करंट में कितने का अंतर है? 90 डिग्री का, यानी कि π/2। और बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे इस वाले में और बता दो एक काम की चीज, इस वाले केस में फेज डिफरेंस कितना है? 0। इस वाले केस में फेज डिफरेंस है पाई, यानी कि 0। ये सेट कर लिया सब, ठीक है। दोनों ग्राफ तो मैं एक मोटी मोटी बात समझाते हैं कि वोल्ट और करंट का लाइन एक दूसरे के ऊपर क्यों है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में आगे होने का मतलब है कि कैपेसिटर में वोल्ट देने से पहले करंट आगे बढ़ रहा होता है, उससे पहले ही चलता है। इस बात को दिमाग में शांतिपूर्वक ऐसे सेट करें। मैं जो भी तुम्हें डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि सब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, उसका रीजन है कि कहानी बहुत बेहतरीन चली जाती है, लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक। दूसरा सुनना, ये तो नहीं बोला हमने कैसे क्या ड्राइव किया, वोल्ट से करंट, फिर दो डायग्राम की थ्योरी शायद तुम्हें अब दूसरे आदमी को देख के समझ में आता है कि पहला आदमी कितना आसान था। तो ये ड्राइव करना आना चाहिए, इसकी बुद्धि हमारे पास होनी ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब तीसरे में सुनना, फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस यानी कि वोल्ट में और करंट में कितने एंगल का अंतर है। तुम लोग अपने डिक्शनरी में एक चीज और जोड़ दो, एक बहुत काम की चीज, फेज का दूसरा नाम एंगल होता है, एंगल में कितना डिफरेंस है? 90। फेज का दूसरा नाम, जरूरी बताना इन बातों को क्योंकि इनके बिना कहानी सेट नहीं बैठती। अगले टॉपिक को डाल दें। डालने में तीसरा टॉपिक डाल,
तीसरे का सी, एसी करंट थ्रू, एसी करंट थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर से एसी करंट को पास करना है। इंडक्टर डायग्राम बनाओ सबसे पहले इस तरह से, ये बनता है भाई इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर ये है एसी करंट। इंडक्टर में किसी को वोल्ट का फॉर्मूला याद है, ईएमएफ का एक फॉर्मूला लिखा है बहुत काम का, ओम्स लॉ की फील्ड में देते हुए। इसमें काम के बाद हमने इसको कितने वोल्ट दिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें कितना करंट निकलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं, जो निकलेगा वो बनाना है, मतलब रजिस्टर का सही है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका वी नॉट साइन ओमेगा टी करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं है, कुछ और ही होगा। लेकिन उससे पहले काम किया, जैसे कि हम लोगों ने पुराना स्टार्ट किया तो उसमें काम की चीज पूछी कि भाई ये बता दे मुझे कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे किसी को इंडक्टर के वोल्ट का फॉर्मूला याद है, मैं लिख तो दूंगा, वैसे शायद ये वाला हो, E इक्वल्स टू माइनस के L डी आई अपॉन में dt, ये याद आया। इसमें L क्या चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, E क्या चीज है, ईएमएफ यानी कि वोल्ट, मोटी मोटी बात वोल्ट, तो मैंने इसको लिख दिया वोल्ट यानी कि माइनस के L डी आई अपॉन में dt। ठीक है, तुम इस बात को हर पल महसूस कर सकते हो कि रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तो सुन के लगता है सब रिवीजन सही बात है, करना चाहिए था, फिर करा क्यों नहीं, क्योंकि मन घर जाते विलुप्त हो गया, तो बात ध्यान ही नहीं फिर इस चीज की। तो थोड़ा उस पर काम करें और डेडिकेशन बढ़ाएं अपनी। ठीक है, ध्यान से बात सुनो, वो करंट ही तो बनाना है। पहले सब लोग मुझे वोल्ट की वैल्यू पुट करवा, तुमने इसको कितने वोल्ट दिए, तो बी की जगह वही रखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये सारी बातें तुम लोग देख के याद नहीं कर सकते, मतलब मैं तुम बता देता हूँ, साफ साफ सुन लो, तुम लिख रहे हो, तुम समझते हो लिख रहे हो, पर तुम्हें याद नहीं हो रही चीजें, याद बैठ के ही होंगी तरीके से, जब तुम खुद को पढ़ा रहे होगे कि हाँ साहब ये कैसे कम ज्यादा क्या चक्कर है, तभी समझ में आता है। अगर हम इसको उधर भेज दें तो बन जाएगा तुम्हारे पास में वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट में डी टी और इक्वल टू माइनस के एल डॉट डी आई। किसी को दिक्कत तो नहीं इस चीज से। एक सवाल, डी आई को आई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पुराने वाले में तुमने क्या किया था, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, मतलब हमारे सारे पैतरे इस्तेमाल होते हैं, लगातार इस्तेमाल होते हैं, मैंने इंटीग्रेशन लगा दोनों तरफ। हाँ भाई, सभी लोग वी नॉट कांस्टेंट रखेंगे, सवाल का जवाब देंगे तो बचे आ जाएंगे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, और अपॉन में क्या आएगा ओमेगा, इस बार मल्टीप्लाई में नहीं, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आती है चीजें, यानी कि माइनस के cos ओमेगा टी। इस बार थोड़ा अच्छा लगा होगा एज कंपेयर टू पुराने वाले से, ये सब थोड़ा बहुत दिमाग इस बार सही चला। और इक्वल टू माइनस के एल तो सेफ है, और डी टी डी इसका इंटीग्रेशन डी आई का बोलो आई बन जाता है। एक चीज कट गई ना साफ साफ, कौन से कौन, माइनस से माइनस, तुम्हारे पास क्या बचा, ओमेगा नॉट नहीं बी नॉट वाला cos ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और नीचे और लिया अपन लोग एल भी लिया इक्वल टू में आई। मैं तुम बताऊं या फिर तुम खुद समझ गए कि मैं तुमसे आगे क्या बोलने वाला हूं। ओमेगा एल क्या चीज है, रेजिस्टेंस। कौन से केस में, इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस ओमेगा एल माना जाता है। ओमेगा एल की यूनिट क्या होगी, ओम। अगर पुराने वाले का नाम इंडक्टिव कैपेसिटेंस है, नहीं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा पुराने का नाम। ठीक है, मैं इस बात को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, शायद कॉमन सेंस काफी सही चल रहा होगा। सब सीधी सीधी बात है कि ओमेगा एल को पुराने वाले को अपन लोगों ने क्या बोला था, एक्स सी, इसको क्या बोलेंगे एक्स एल, और इसका नाम क्या होगा, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और बहुत बहुत काम की बात ये कि एक्सएल इज सिमिलर टू किसके, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर। जो काम रजिस्टर करता है करंट में, वो काम एक्सएल यानी कि ओमेगा एल करेगा इंडक्टर के केस में, रेजिस्टेंस ही है। और सीधी सीधी बात की ओमेगा एल की यूनिट क्या होगी, ओ, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये। और उससे इंपॉर्टेंट बात, वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, करंट। वी नॉट अपॉन में आर आई नॉट, वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी आई नॉट, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल आई नॉट, यानी कि बनेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी और इक्वल टू में आई, करंट निकल के आ गया। मैं सीधी बात बस ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक पुराने वाले से कुछ भी रिपीट नहीं करा, मतलब वैसा नहीं करा कि कुछ नया लगवा दिया होगा, टोटली कॉपी है उस चीज की। बस फर्क है प्रोसेस में कि स्टार्टिंग कहां से होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसमें एक कमी बताओ, कॉस नहीं चाहिए ना, है ना। वोल्ट कौन सी फॉर्म में दिया है, तो कॉस भी किस में जाएगा, साइन में। और इस बार जब कन्वर्ट करेंगे तो इस बार दिमाग से कन्वर्ट करना है, वो भी ध्यान से सुनो, ठीक है। इस बार कन्वर्जन तो याद ही करने पड़ेंगे, इनको समझाने का बेनिफिट ही नहीं है, कन्वर्जन सीधे सीधे याद करने, वो याददाश्त ध्यान से सुने। हाँ भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सेम टू सेम वही प्रोसेस में अप्लाई होगी इस बात की। कॉस ओमेगा टी कैसे निकलेगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, कुछ ऐसा चक्कर। देखिए पहले ध्यान से देखें इसको, कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखेंगे, पर इसमें एक बहुत बहुत बड़ी डिफरेंस वाली चीज क्रिएट करवानी, वो सुनो। मैंने इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाई है ना, मेरा लिमिट के होता नहीं है। अगर मैं इसमें लिमिट लगा देता 0 से t, कोई भी टाइम पीरियड की लिमिट लगा देता, तो उसमें अगर असलियत बताई जाए ना तो एक माइनस जिंदा रहता ऑल टाइम कॉन्स्टेंटली। जैसे कि हमने ये जो माइनस काट दिया ना, जो माइनस काटना नहीं था, मतलब मैं तो बताता हूँ, सारी बात सुनो ध्यान से। एक माइनस कॉमन निकालो, साइन में से माइनस कॉमन निकालो, और साइन माइनस बाहर निकाल देता है। माइनस खाने वाले दो ही प्राणी अपने पास में, कॉस और सेक। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं तो जैसे ध्यान से देखेंगे तो भी माइनस कॉमन बाहर रखा ब्रैकेट में, ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के 90 इक्वल टू में कॉस ओमेगा टी। तुम्हें बात समझ में आती होगी शायद कि माइनस साइन बाहर निकालेगा और ये माइनस उसके पास जाएगा, तो बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के 90 और इक्वल टू माइनस के कॉस ओमेगा टी। चैप्टर की स्टार्टिंग वाले दिन एक बात साफ साफ तुमसे बोली गई थी, ये चैप्टर में फिजिक्स की फील नहीं देगा। एवरेज निकालने से लेके आरएमएस वैल्यू टोटली मैथमेटिक्स है, टोटली। और सारे सारे सवाल ही हैं, सवाल करते टाइम पे जो अकल क्रिएट होगी वो कभी नहीं हो सकती। खैर, ये माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या बन गई, साइन ओमेगा टी माइनस के 90। इस बात का ध्यान ऊपर अवश्य रखेंगे। इंडक्टर के केस में ये माइनस क्यों आया था, तो माइनस बस तुम्हें क्या शो कर रहा था कि बनने वाला जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो तुम्हें अपनी डेरिवेशन के टाइम पे इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैंने अभी रखी, या मैं इसको ऊपर हटा देता पहले तो शोभनीय नहीं होता, अब हटाता हूं। अब ध्यान से देखो, माइनस या लगा ही नहीं रहे हैं, वो तो हटा ही दिया। ये वाला माइनस किसी से नहीं कटेगा, माइनस रहने दें। उस माइनस का मेन काम क्या है, बस अपोजिट है, उस माइनस को लगाया नहीं गया। अपोजिट वाली बात दिमाग में थी इसलिए माइनस लगाया नहीं गया। ये वाला माइनस सवाल से आया तो मैं इसको हटा नहीं सकता। और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे सभी लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे वो देखो, याद करना पड़ेगा। माइनस ओमेगा टी की जगह पे कॉस ओमेगा टी की जगह वैल्यू क्या पुट होगी, साइन ओमेगा टी माइनस के 90। तो मैं इस माइनस कॉस की जगह पे वैल्यू रखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के π/2 इक्वल टू में आई। एक सवाल का एक नहीं, लगातार 3 सवाल है। पहला सवाल, रजिस्टर में कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, कितना करंट निकला, I नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, कितना करंट निकला, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। इंडक्टर में कितने वोल्ट दिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, कितना करंट निकला, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। इंडक्टर अपोज करता है ना, तो अपोज करता है तो वो बात मैं माइनस 90 से दिखा तो रहा हूं, माइनस क्यों लगाऊंगा फिर दोबारा से, मैंने एक माइनस हटा दिया। इंडक्टर अपोज करेगा मतलब कि करंट को पीछे क्यों रखेगा, मतलब उसमें वोल्ट आगे निकल जाएगा। मतलब ऐसा मान लो कि वोल्ट जब अपने 2 चक्कर पूरे कर चुका है तब करंट अपना 1 चक्कर लगाता है, वोल्ट आगे आगे चलता है, करंट पीछे, मतलब करंट लैग करेगा इसमें। इस बात को बस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको लिखना ध्यान से। इस वाले केस में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्ट, लैग्स बिहाइंड द वोल्ट, वोल्टेज पोटेंशियल, पोटेंशियल से पीछे रह जाता है, कितना, बाय π/2, वो 90 कदम पीछे रह जाएगा। अच्छा, तो तुम कुछ समझ गए हो, इसमें फेज डिफरेंस
यानी फाई की वैल्यू क्या आएगी, फेज डिफरेंस यानी कि एंगल में कितना डिफरेंस है, फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी इसके अंदर, माइनस के पाई बाई टू। उससे पहले वाले क्या आएगी, पाई बाई टू, उससे पहले में क्या आएगी, जीरो। पहले बातों को दिमाग में थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ में आता है एक ही बात है, टॉपिक लिंक तो है दूसरे से। और अब तुम्हारे पास में निकल के आते हैं दो मेन डायग्राम, दोनों डायग्राम ध्यान से सुनो। हैशटैग B1, B1 है सबसे पहले वेव डायग्राम, और दूसरा उसके बाद में फेजर डायग्राम, हैशटैग B2 फेजर डायग्राम। फेजर यानी कि एंगल डायग्राम, अगर तुम दिमाग से और सोच लो तो फेज यानी कि एंगल है, तो एंगल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हैं, देखें। हाँ भाई, ये तुम्हारे पास में वोल्ट और करंट वाली एक्सिस। तुमने मुझे पिछली बार में एक जवाब दिया था कि जब वोल्ट 0 पे होगा तो करंट कैपेसिटर केस में कहां पे होता है, 90 पे, लेकिन इस वाले केस में अगर वोल्ट 0 पे तो करंट कहां होगा, -90 पे, तो 90 कदम पीछे होगा। इसीलिए अगर इसकी इक्वेशन सेट करी जाए, ये तो कुछ ऐसे बना हुआ था, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू में V0 sin ओमेगा t। ये तो दिक्कत की बात ही नहीं कभी भी। जब वोल्ट 0 पे स्टार्ट है तो करंट ऊपर से शुरू होगा कि नीचे से, नीचे से, यानी कि करंट इस बार नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा उसकी रेंज भी रखना। काटे इसको पहले ही बना दो। इनमें फेज डिफरेंस 90 का, मतलब वो ऊपर से शुरू हुआ था कि आगे है, ये नीचे से ये पीछे है, और जो आगे भी नहीं है पीछे, वो साथ में स्टार्ट होता है, साथ में चलता है। अच्छा, इसके लिए अगला डायग्राम, अगर मैं इसमें वोल्ट और करंट का ग्राफ बना दूं तो मैं इससे बिल्कुल आपत्ति नहीं होने वाली है। जहां तक है वोल्ट करंट का, ये वाली लाइन शो करती है वोल्ट यानी कि V0 sin ओमेगा t को, तो करंट वाली लाइन कहां पे जाएगी, 90 डिग्री आगे या 90 डिग्री पीछे। इस वाले ये वोल्ट, पहले वोल्ट में हमेशा पहले वोल्ट लिख रहा हूं, बाद में करंट। मैंने पहले वोल्ट लिखे बाद में करंट। ग्राफ जब भी बनाया पहले वोल्ट बाद में करंट। करंट का बनेगा आगे यानी कि राइट में क्लॉकवाइज या नीचे एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी वाला सीधी बात। करंट आगे की पीछे, पीछे बनेगा, और कितना पीछे बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां से वापस से मैंने प्रोटेक्टर से नापा 90 डिग्री, और ये बनाया दिस इज I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस के पाई बाई 2 बना दो ग्राफ। टॉपिकों को सीक्वेंस में लिखाना भी खेल है कि हम किस ऑर्डर में चीजें पढ़ रहे हैं। अगर तुम थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस डेरिवेशन को कठिन बनाने वाले 2-3 पॉइंट कौन से हैं। पहला पॉइंट ये नया है इसीलिए कठिन है। दूसरा पॉइंट ये स्टार्ट कहां से होता है, सब अलग अलग जगह स्टार्ट हुए, स्पेशली कैपेसिटर और इंडक्टर। और तीसरा पॉइंट है मुझे कॉस और साइन को कन्वर्ट करने वाली बातों को याद रखना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें याद हो गई होंगी। रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना है, 0। कैपेसिटर आगे की ओर फेंकता है इसीलिए उसमें प्लस पाई बाई 2, और इंडक्टर अपोज करता है इसीलिए उसमें माइनस पाई बाई 2। अगर डायग्राम समझ में आ गया हो तो मन में तुम सेट कर सकते हो। सर रजिस्टर में दोनों लाइनें एक के ऊपर खेल जाएंगी। कैपेसिटर में एक लाइन 90 डिग्री आगे होगी, किसकी, करंट की आगे होगी, तुमने बाद में करंट निकाला। और इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे होगी। अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो समझ में आएगा। और अगर वेव डायग्राम बनाए तो रजिस्टर में वो एक साथ स्टार्ट होंगे, ऑसिलेट करेंगे। कैपेसिटर में वोल्ट 0 होने पे करंट ऊपर से स्टार्ट होगा, और इंडक्टर में करंट नीचे से स्टार्ट होगा। इन बातों को दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। ये चीजें भले सुनने में थोड़ी सी नई है पर शायद आसान हो जाएंगी। मैं भी तो लिख रहा हूँ, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ तरीके से। एक जो नई बात सबसे मेन जानी वो XL और XC, वो दोनों क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। और ये वो चीजें जिनके लिए बोला जाता है कि रिवाइज करें, डिवीजन करें। तो बता अगले तुम्हारे 3 टॉपिक क्या, 4 टॉपिक। अगले केस में क्या क्या मिलाओगे, LR, RC, LC, LCR। अगले 4 टॉपिक इसी रिदम पे जाएंगे, इसीलिए रिवाइज करके आओ, क्योंकि अगर ये रिवाइज नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, कल